मैम सीधा सा सवाल, अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा गुंडों की भरमार है और मैनिफेस्टो नहीं मनीफेस्टो चलाती है। इसे कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका। वो व्यक्ति आज मनीफेस्टो और मैनिफेस्टो की बात करेंगे जिन्होंने आज तक मैनिफेस्टो क्या होता है सही मायने में, किस प्रकार से मैनिफेस्टो को पूरा अपने क्रियान्वित किया जाना चाहिए, उसको कहीं पर कभी सोचा नहीं। सोचने तो बहुत दूर की बात है। मैनिफेस्टो एक्चुअली इनके लिए जुमला रहा है, जनता को झूठ बोलने का एक मीडियम रहा है। मैनिफेस्टो इनके लिए एक टूल था, एक ऐसा कागज का टुकड़ा था जिसपे बड़ी बड़ी बातें लिखी गई, सुनहरी चीजें लिखी गई, जनता को दिखाया गया, ऐसे करके झुंझुना उनके आगे दिखाया गया और उसके बाद वोट उस मैनिफेस्टो के नाम पे लेकर के उसको कचरे के डब्बे में फेंक करके जनता को इन्होंने ठेंगा दिखाया है। तो ये बताएंगे कि मैनिफेस्टो और मनीफेस्टो क्या होता है। अब जहां तक मनीफेस्टो इन्होंने निकाला है, इनको लग रहा होगा कि बड़ा अच्छा नाम इन्होंने खोज दिया है, एक बड़ा अच्छा टर्म निकाल दिया है मैनिफेस्टो के अगेंस्ट मनीफेस्टो। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में और बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जितना भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है उतना आप सोच भी नहीं सकते हैं। हम लोगों की सीमा रेखा से बाहर है। जिस प्रकार से अब माफियाओं की धरपकड़ एक के बाद एक आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के नेतृत्व में हो रहा है, ये सारे वो गुंडे हैं, ये वो सारे माफिया हैं जिन्होंने सपा या बसपा से चुनाव लड़े हैं टिकट ले लेकर के और उनकी शह पर पूरे के पूरे यूपी को लूट खसोट करके ये खा गए। आपको पता है ना, मुख्तार अंसारी जो अब चक्की पीसिंग एंड पीसिंग कर रहे हैं, जिसको किस तरीके से पंजाब से उत्तर प्रदेश वापस लेकर के आया गया, माननीय योगी आदित्यनाथ जी जब लेकर के आए तो इन सब की हालत खराब हो गई थी क्योंकि मुख्तार अंसारी के पास इन सब की पोल हैं। और मुख्तार अंसारी जब जेल में बंद होता था इन लोगों के कार्यकाल के समय पर, तो जितने भी सरकारी योजनाएं होती थी, जितने भी सरकारी टेंडर निकलते थे, जेल के अंदर बैठ करके भी मुख्तार अंसारी को मिलते थे और उसके बाद ये लोग भी नोट छापते थे। अब ये बात करेंगे मनीफेस्टो के। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सत्ता का इस्तेमाल, उत्तर प्रदेश का इस्तेमाल और वहां की जनता का इस्तेमाल अपने घर को भरने के लिए और अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए करा है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। अपने घर की बात की, घर के कुछ सदस्य नदारद हैं लेकिन वाइफ साथ में है डिम्पल। आज की रथ यात्रा पे डिम्पल जी को साथ लिया है लेकिन पिताजी और चाचा जी कहीं तक नहीं दिखे। देखिए, अखिलेश यादव का जहां तक सवाल है, मुझे ये लगता था कि चलिए युवा हैं, विदेश से पढ़ करके आए, शायद कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन विदेशी शिक्षा का इन पर कोई असर नहीं हुआ और हो भी नहीं सकता। जब हिंदुस्तान के संस्कार, भारत के संस्कार इनके ऊपर असर नहीं कर पाए, इनको संस्कारी नहीं बना पाए, तो विदेश में कितना भी बड़ा स्कूल कॉलेज चले जाएं क्या फर्क पड़ता है। जहां तक आपने परिवार की बात करी, बिल्कुल इन्होंने अपने पिताजी और अपने चाचा जी दोनों को दूध में से मक्खी की तरह निकाल करके बाहर रख दिया। ये दर्शाता है कि इनकी क्या सोच है, इनकी क्या विचारधारा है। वो चाचा और वो पिता जिन्होंने समाजवादी पार्टी को खड़ा किया और इनको वो विरासत सौंपी, आज उनको निकाल करके बाहर अपनी धर्मपत्नी को साइकिल में बिठा करके साइकिल से यात्रा कर रहे हैं। बोल रहे हैं मैं और मेरी पत्नी डिम्पल और मैं साइकिल में बैठ करके साइकिल की सरकार चलाएंगे। अब ऐसी हालत इन लोगों की होने वाली है कि इसी साइकिल में बैठ करके इनको उत्तर प्रदेश ही छोड़ना पड़ जाएगा। एक इनकी बुआ जी हैं, वो हाथी में बैठ जाती हैं, ये साइकिल में बैठ जाते हैं। वो हाथी मेरा साथी बोल करके हाथी के पार्क बना लेते हैं। जनता को बेवकूफ़ बनाया है इन्होंने और कुछ नहीं किया है। और अगर इनको ये लग रहा है कि ये सारी चीज़ें करके ये सत्ता को काबिज कर पाएंगे, ये बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। और एक चीज़ मैं और बता देना चाहती हूँ, इनके दिल में दर्द होता है इसलिए ये आंकड़ा मैं बार बार बोलती हूँ। मैं याद दिला देना चाहती हूँ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी को कि आपके जो माफिया, जो गुर्गे आप लोगों ने पाल के रखे हुए थे ना, जिनको शय दी थी और जो आप लोगों की शय पर पे अरबपति खरबपति बन रहे थे, उनकी जो संपत्ति है, जो जनता की संपत्ति है, जो उत्तर प्रदेश का सरकारी खजाना उन्होंने लूट करके इकट्ठा किया था, उसको कुड़की करके और उनके अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला करके आज योगी आदित्यनाथ जी ने 11 अरब 28 करोड़ और 33 लाख रुपए वापस ले लिए। और मैं बार बार ये बोलूंगी क्योंकि ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, ये बहुत बड़ा नंबर है और इन लोगों को इसलिए तकलीफ हो रही है क्योंकि आज भी ऐसे लोग और हैं जो योगी जी के नाम से थर-थर कांपते हैं। आप देखिए ना क्या हालत है, क्या हालत होती है। जो माफियागिरी करे, जो वहां पर किसी की हालत खराब करे, जो बलात्कार करने की सोचे, जो लूट खसोट करने की सोचे, उसके सामने बस आप योगी जी का नाम ले लीजिए, वो कांपने लग जाता है। अगर ये बोल दिया जाए कि भैया तुमको पकड़ते हैं, तो वही ओ मोरी मैया, ओ मोरी मैया, ओ मोरी मैया गा गा करके रोना गाना चालू कर देते हैं। तो ये है योगी आदित्यनाथ जी का डंका। और ये डंका क्यों बोलता है पवन, मैं बताती हूँ कि एक योगी जिन्होंने देश के लिए सेवा की कसम खाई और उसके बाद वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने ये प्रण लिया कि ये जो जनता है पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश की, ये मेरा परिवार है,
ये मेरा परिवार है, मैं इनका प्रधान सेवक हूं और मैं इनके लिए सब कुछ करूंगा। और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो राजनीति के नाम पे, परिवारवाद के नाम पे, वंशवाद के नाम पे यहां आकर के इनका दोहन करेगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा। 2022 के चुनाव साधने के लिए इन्होंने बहुत तमाशे कर दिए, डकैत बाबा को बिठा दिया, लेकिन इनके सारे जुमले, इनके सारे कार्ड बुरी तरीके से फेल हो चुके हैं और इनको कहीं सफलता नहीं मिलेगी। अखिलेश यादव ने आज ये भी कहा है कि 400 पार साइकिल यात्रा से हम 400 पार जाएंगे सीटें। क्या लगता है कि 400 पार का आंकड़ा कर पाएंगे ये लोग? देखिए क्या होता है ना कि जब भी चुनाव आते हैं इन लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बड़ा बढ़ जाता है। आपने एक पिछली बारी देखा था, महागठबंधन इन्होंने बनाया था बुआ और भतीजी ने, और बोला था कि भैया हम सरकार बनाएंगे, हमारी बुआ जी बनेंगी प्रधानमंत्री और मैं बनूंगा उप प्रधानमंत्री। और उसके बाद इनकी जो महागठबंधन है उसकी हालत आप देख लीजिए, तू डंडा मैं त्रिशूल, बुआ कहाँ भतीजा कहाँ, अब एक दूसरे की शक्ल नहीं पहचानते। बुआ जी जो है रोज भतीजे को जम जम के कोसती हैं, जम जम के सुनाती हैं। तो अब अगर ये कह रहे हैं कि साइकिल में बैठ के 400 पार कर जाएंगे, देखिए नीलबटा सन्नाटा है इनका खेमा। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये उत्तर प्रदेश की जनता बोल रही है, वहाँ की जनता ने तय कर लिया। ये तो मतलब कुल सीटों के बिल्कुल नज़दीक जाना चाह रहे हैं। 400 कुछ तो सीटें ही हैं, तो उनमें 400 पारी। देखो पवन, क्या है ना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिन दहाड़े आंख खोल करके अगर अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल को साइकिल में बिठा करके देखना चाहते तो देखने दो, आपकी और मेरी जेब से तो कुछ जा नहीं रहा है। अब देखिए इनकी पॉलिटिकल पैरालिसिस की जो हालत है ना, इनके जीवन में सिर्फ और सिर्फ खुली आंख से सपने देखना ही रह गया। आपको नहीं लगता ये ओवर कॉन्फिडेंस है 400 पार? ना ओवर कॉन्फिडेंस क्या, ओवर कॉन्फिडेंस तो कब का ये निकाल करके चले गए हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ अब केवल ये सोच रहे हैं हवा बनाएंगे ऐसी बातों को करके, लेकिन इनकी हवा जो है वो टाइट है। तो आपको अब जैसे ये लगातार साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं, साइकिल यात्रा से किस किस वर्ग को खुश करेंगे, क्योंकि प्रबुद्ध सम्मेलन आज ये यूपी में कर रहे हैं? देखिए जहाँ तक राजनीतिक इनका जो राजनीति में जातिगत समीकरण का सवाल है, उत्तर प्रदेश को सपा और बसपा और कांग्रेस पार्टी ने जातियों के अलावा कुछ समझा नहीं है। उत्तर प्रदेश का जो नागरिक है, जो जनता है, वो इनके लिए इंसान नहीं है, वो इनका वोट बैंक है। कोई दलित है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई एससी है, कोई एसटी है, सिर्फ ये लोग हैं। डिवाइड एंड रूल करते हैं, सबको बांट करके रखते हैं, सबके बीच में इन्होंने लड़ाई झगड़ा कर रखा है। हिंदू समाज को इन्होंने कई जातियों में बांट दिया है और उसके बाद जा करके आपस में लड़ाते हैं और अपना राजनीतिक फायदा उठाते हैं। ये तमाशा ये लगातार करते रहे हैं। अगर इनसे ये बोला जाता है कि वो वहाँ के लोग हैं, जनता है, नागरिक हैं, तो इनको बहुत तकलीफ होते हैं। ये आकर के बोलते हैं कि नहीं ये जातिगत है, जातिगत समीकरण के आधार पर ही उत्तर प्रदेश चलेगा। और इसीलिए अब ये कहते हैं, कभी ब्राह्मण महासभा कर देते हैं, कभी ये बहुजन महासभा कर देते हैं, कभी ये वाली महासभा कर देते हैं, कभी वो वाली महासभा कर देते हैं। जनता इनके छलावे में आने वाली नहीं है। जनता ने इनको बहुत साल देखा था। अगर इनसे ये पूछे आप कि समाजवादी पार्टी ने अभी तक किस वर्ग विशेष के लिए काम किया है, बहुजन समाजवादी पार्टी जो है, बहन जी जो है बनती हैं अपने आप को बहुत बड़ी दलितों की मसीहा, उन्होंने दलितों के लिए क्या किया। कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों के लिए क्या किया, मुझे आप ये बताइए। कांग्रेस पार्टी से तो ट्रिपल तलाक तक नहीं हटा। इन लोगों ने लोगों का दोहन किया है, उनको ये मेन स्ट्रीम में कोई भी नहीं लेकर के आए हैं। तो आज जो तमाशा ये लोग कर रहे हैं, वहां पे जनता बहुत अच्छी तरीके से समझ गई है। कांग्रेस पार्टी की तो बहुत बुरी हालत है। 2019 में आपने देखा था उनको कितनी सीट मिली, राहुल गांधी अमेठी से अपनी सीट नहीं बचा पाए। जब उनकी हालत खराब हो गई, डर गई, तो जाकर के वायनाड पहुंच गए और वायनाड से उन्होंने चुनाव लड़ी। वरना तो अमेठी ने डिसाइड कर लिया था कि वो घर में बैठेंगे। तो अब प्रियंका वाड्रा अगर ये सोच रही हैं कि वो लखनऊ में बैठ करके और गंगाओं में डुबकी लगा करके और राहुल जनेऊ पहन करके और ये भाई साहब साइकिल में पत्नी को लेकर के और बहन जी अपने हाथी को लेकर के निकल पड़ेंगी और जनता वोट देगी, तो ये सब नहीं चलेगा। ये सारे के सारे घरों में अपने खोपचों में बैठने वाले। बहुजन समाज पार्टी और उनके जो सतीश चंद्र मिश्रा हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि हम भाईचारे की बात कर रहे हैं, ब्राह्मण और दलित की, तो ये एक साथ क्यों नहीं करा लेते दोनों का सम्मेलन, अगर इतना ही भाईचारा इनको लगता है? बाद में फिर ये क्यों कहते हैं कि वो मनुवादी सोच है या और देखो पवन, भाई और चारा, वाह क्या शब्द है। ये जो भाई है, भाई तो ये आपस में लड़ रहे हैं। आप किसी भी पार्टी के अंदर देख लो तो भाई तो ये आपस में कहीं है नहीं। जहाँ तक चारे का सवाल है, तो चारे से तो मुझे सिर्फ एक ही हिंदुस्तान के नेता याद आते हैं, लालू बाबा, जो चारा खा गए। तो चारा वो खा गए, भाइयों को इन्होंने आपस में एक दूसरे को मरवा कटवा के घर में रख दिया। तो इनका भाईचारे का जो ये जुमला है, ये जुमला चलने वाला नहीं है। ये जनता विरोधी, जनता के खिलाफ खड़ी होने वाली पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो एक्सपोज हो गई हैं, बेनकाब हो गई हैं। इनका किसी भी तरीके से अब राजनीतिक जो बेड़ा है वो पार नहीं लगने वाला है। मुझे मालूम है कभी ये पहुंच जाते हैं रामलला के पास, जिस रामलला को इन्होंने इतने साल तक तंबू में बिठा करके रखा, डेकेड्स तक,
भगवान श्री रामचंद्र जी अपने घर वापस नहीं आए इन लोगों की वजह से। रामलला को इन्होंने मंदिर में बिठा के रखा, कार सेवकों पर इन्होंने गोलियां चलाई, रामलला के अस्तित्व को ये लोग कोर्ट में खींच करके ले गए और आज जाकर के खड़े हो गए हैं अयोध्या में और बोलते हैं कि रामलला हमारा बेड़ा पार लगाएंगे। मुझे मालूम है भगवान श्री राम सीता मैया बहुत दयालु हैं, लेकिन मैं भी भगवान राम से ये प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे जो अनिष्ट करने वाले और बुरा करने वाले जनता के लोग हैं, इन पर आशीर्वाद बरसाने की कोई आवश्यकता नहीं है।